नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की मांग। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर महंगाई के मुद्दे पर उनका ध्यान दिलाया है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए जा रहे टैक्स को कम करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा है कि देश में महंगाई बीते कुछ महीनों में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है वो चिंताजनक है। ऐसे में सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक कदम उठाए। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम को कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई और जून में पेट्रोल डीजल के दाम तकरीबन हर दूसरे दिन बढ़े हैं। वहीं महंगाई दर के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार इसको लेकर कदम उठाए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर भी सवाल किया है और कहा है कि इसे घटा दिया जाए तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। मुस्लिमों की लिंचिंग गोडसे की सोच का नतीजा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर बरसे ओवैसी और मायावती। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने जहां भागवत के इस बयान को मुंह में राम बगल में छुरी बताया है तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता है, मुस्लिमों से नफरत हिंदुत्व की देन है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं गोडसे की सोच का नतीजा है। सबसे पहले लखनऊ में बसपा नेता मायावती ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं वे भारतीय संविधान को सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने के बजाय ज्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर चल रही हैं। ये आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बगैर बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। कोरोना रोधी वैक्सीन न लेने वालों को नौकरी पर जाने से रोका नहीं जा सकता, गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण के वास्ते मिजोरम सरकार द्वारा जारी नियमावली पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मिजोरम सरकार के टीकाकरण के सिलसिले में जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को मनमाना करार दिया है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका के लिए जाने से रोका नहीं जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। मिजोरम सरकार ने 29 जून को जारी एसओपी में राज्य के लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। नियमावली में कहा गया है कि जो लोग टीका नहीं लगवाएंगे वे खरीदारी के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वे नौकरी या आजीविका के सिलसिले में भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दुकान में काम, ड्राइविंग या अन्य कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें अन्य लोग उनके आसपास रहते हों। इसी मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में जस्टिस माइकल योथाकम और जस्टिस नेल्सन सेलो की पीठ ने मिजोरम सरकार के एसओपी को मनमाना करार दिया और कहा कि कोविड से बचाव के लिए लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक करना ठीक है, लेकिन टीका लेने और न लेने वाले लोगों में मुश्किल पैदा करने वाला भेद करना उचित नहीं है। यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए एसओपी के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। एसबीआई के स्टडी रिपोर्ट में दावा, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों को रखें सुरक्षित। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी थी। बड़ी मुश्किल से देश ने इस दूसरी लहर पर काबू पाया। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तबाही मचाने को तैयार है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर देश में अगले महीने दस्तक दे सकती है। आपको बता दें कि एसबीआई की इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सितंबर में ये लहर अपने पीक पर पहुंच सकती है। वहीं इसके अलावा देश में तीसरी लहर से बच्चों पर ज्यादा असर दिखाई देगा। इस वजह से इस समय सभी की सबसे पहली प्राथमिकता वैक्सीनेशन की होनी चाहिए। एसबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 12 से 18 साल की उम्र वर्ग में 15 से 17 करोड़ बच्चे हैं। भारत को विकसित देशों की तरह आयु वर्ग की वैक्सीन खरीदने के लिए एडवांस रणनीति बनानी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विकसित देशों में दूसरी लहर की अवधि 108 और तीसरी के 98 दिन थी।
अगर इस बार बेहतर तैयारी की जाती है तो मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता है। एसबीआई के स्टडी रिपोर्ट में दावा, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों को रखें सुरक्षित। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी थी। बड़ी मुश्किल से देश ने इस दूसरी लहर पर काबू पाया। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तबाही मचाने को तैयार है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर देश में अगले महीने दस्तक दे सकती है। आपको बता दें कि एसबीआई की इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सितंबर में ये लहर अपने पीक पर पहुंच सकती है। वहीं इसके अलावा देश में तीसरी लहर से बच्चों पर ज्यादा असर दिखाई देगा। इस वजह से इस समय सभी की सबसे पहली प्राथमिकता वैक्सीनेशन की होनी चाहिए। एसबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 12 से 18 साल की उम्र वर्ग में 15 से 17 करोड़ बच्चे हैं। भारत को विकसित देशों की तरह आयु वर्ग की वैक्सीन खरीदने के लिए एडवांस रणनीति बनानी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विकसित देशों में दूसरी लहर की अवधि 108 और तीसरी की 98 दिन थी। अगर इस बार बेहतर तैयारी की जाती है तो मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता है। बिहार में अब 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की थमी रफ्तार के बाद सोमवार को सरकार ने लोगों को एक और रियायत देने की घोषणा की है। राज्य में अब 11वीं से ऊपर के शिक्षण संस्थानों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय किया गया है। इसकी घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देते हुए ट्वीट कर लिखा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि विश्वविद्यालयों, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं एवं 12वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की भी विशेष व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि रेस्टोरेंट में खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, मानसून सत्र के दौरान हर दिन संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। जी हां, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हर रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 7 महीनों से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों के विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह बुर्जिल ने कहा कि 17 जुलाई को हम विपक्षी दलों के नेताओं के घरों पर जाएंगे और उन्हें एक चेतावनी पत्र देंगे। हमारा उनसे यह निवेदन होगा कि या तो अपनी चुप्पी तोड़े या फिर सीट छोड़ें। आगे उन्होंने कहा कि 5 दिनों बाद सिंघू बॉर्डर से लोगों का बड़ा समूह निकलेगा और संसद पहुंचेगा और विपक्ष से कहेगा कि वो कार्यवाही को बाधित करें। हम बाहर बैठेंगे और हम इसे दोहराते रहेंगे। यह हमारे प्रदर्शन की योजना है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि जब तक वे हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए लॉन्च किया निपुण भारत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने समझ और संख्या के साथ अध्ययन में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअली तरीके से किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख भी शामिल हैं। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लागू किया जाएगा। डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम को 5 चरणों में लागू करेगा, जिनमें राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल शामिल हैं। कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाया जाएगा। बताया गया है कि इस कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 को लागू करने की दिशा में अपनाए गए प्रयासों में से एक है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष जोर दिया है।
इसी के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम देश में समग्र शिक्षा और साक्षरता मानकों में सुधार करने में हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।